हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर इस बार सिलेबस में नहीं है, सेकंड भी इस बार सिलेबस में नहीं है, नॉर्मल फॉर्म मेथड। हमारे सिलेबस में केवल 2 ही मेथड है, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कराया था और इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है। उसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका क्वेश्चन एकेटीव एग्जामिनेशन में जनरली आता ही है हमेशा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों लास्ट के। और तो आज हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो लेक्चर है आज का, ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करूंगा। और यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 में हमारा एक टॉपिक बचा है, वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम एंड में करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। देखिए, वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली वहां से क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन हम उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसको करेंगे लास्ट में। अभी हम करेंगे यूनिट नंबर 3 स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, है ना। तो ये हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें कौन सा मेथड पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो देखिए, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है ना। कोई भी मेथड अप्लाई करो, पहले उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की होती है ना। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर p q r आर फंक्शन ऑफ x। यहां पर p q r क्या है, x के फंक्शन है। बस यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ये यहां पर लिखा हुआ है। बाकी आप ये जानते हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा, लास्ट लेक्चर में हमारा क्या था, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया था और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बात समझ में आ रही है। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं करना है। आज हमारा जो मेथड है वो है सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखिए, ये जो मेथड है अगेन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है, आसान है। बस आपको इसके जो स्टेप्स है, जो क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे, उन स्टेप्स को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और इन स्टेप को क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस मेथड के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और वो आपको आता ही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा था। उसके बाद आप पी क्यू आर को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, पी क्यू आर को। आप जो आपका क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, और जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए dy बाई dx का जो कोफिशिएंट होगा वो p होगा, y का कोफिशिएंट q होगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो r होगा। लेकिन ये कंपैरिजन तभी करना है जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट करने से पहले नहीं करना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो पी क्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन पी क्यू की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जरूरत किसकी पड़ेगी हमें इस मेथड में, आर की। जबकि लास्ट वाले मेथड में हमें पी का भी यूज किया था, आर क्यू का भी यूज किया था, आर का भी किया था। लेकिन इस मेथड में केवल आर यूज होगा, ठीक है ना। चलिए, अब आगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। अब आपको फाइंड करना सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि आप ये मान के चलिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लगभग जब से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टार्ट किया था उसके बाद हमने पीआई के 6 रूल पढ़े। तो लगभग 8 लेक्चर तो हमारे स्टार्टिंग में थे जहां पर हमने सीएफ को कैलकुलेट किया सभी क्वेश्चन में। उसके बाद हमने कॉची आयलर इक्वेशन पढ़ी, वहां पर भी हमने सीएफ कैलकुलेट किया, और उसके आगे भी हम सीएफ कैलकुलेट, मतलब सीएफ जब से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तब से हम सीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस मेथड में भी आपको सीएफ कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि ये वाला स्टेप पुराना ही है,
इसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसे आप पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करते आ रहे थे, यहां पर भी वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब सवाल आता है कि ये मेथड कौन से क्वेश्चंस पे अप्लाई हो सकता है। तो देखिए, जिस क्वेश्चन का सीएफ कैलकुलेट किया जा सकता है वहां सभी जगह पर मेथड ऑफ वेरिएशन को, मेथड ऑफ वेरिएशन जो हमारा है ना, इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमने स्टार्टिंग में जो सीएफ, जहां पर हमने पीआई के सारे रूल पढ़े थे, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर आते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जहां पर आप सीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पर आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कोई क्वेश्चन नया दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही? अब एग्जाम में क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो सीधा लिख के आएगा सॉल्व, तो जब आपको सॉल्व करना है तो अब आपके पास चॉइस है कि आप उस क्वेश्चन को पुराने मेथड से भी कर सकते हैं और आप उस क्वेश्चन को मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली ज्यादातर क्या होता है, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां मेंशन होके आता है कि सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। चलिए अब आगे देखिए, आप जब सीएफ को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद करना क्या है। देखिए, जब आप सीएफ कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सीएफ फाइंड आउट किया, अब इधर ध्यान से देखिएगा जरा, सीएफ आपने फाइंड आउट किया तो सीएफ, देखिए ये पहली बात, यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है और आप जानते हैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सीएफ निकालते हैं तो उसमें दो कांस्टेंट आते हैं, एक C1 और एक C2। फॉर एग्जांपल आपने सीएफ निकाला और यहां पर आपके पास मान लीजिए C1 सीएफ आ गया C1 cos x, C1 cos x प्लस C2 sin x। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए इस तरह से आ गया लेट। तो अब जरा इसका मतलब समझिए, फाइंड सीएफ, सीएफ फाइंड कर लिया आपने, मान लीजिए ये सीएफ आ गया आपका। हमेशा ऐसा ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं केवल इसको एज्यूम कर रहा हूं कि सीएफ मान लेते हैं ये आया है। अब देखो उसके बाद क्या करना है ना, लेट यू फर्स्ट पार्ट ऑफ सीएफ, सीएफ का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला सीएफ का फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है सीएफ का फर्स्ट पार्ट है। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट, इसमें से कांस्टेंट को तो छोड़ देना है और कांस्टेंट के साथ में जो भी लिखा है, जैसे यहां पर cos x लिखा है तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको u मान लेंगे। u क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ CF, और v क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ CF। तो इसका मतलब हम sin x को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये स्टेप समझ में आ गया, पहले CF निकालना, फिर CF निकालने के बाद फर्स्ट पार्ट को u मानना, सेकंड पार्ट को v मानना है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जब आप u और v निकाल लेंगे तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन, वो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इससे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा वेयर ए एंड बी। अब यहां पर ए और बी क्या है, ए और बी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए और बी को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जनरली किसके फंक्शन होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे। तो अब हम ए और बी को कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपने क्वेश्चन का कंप्लीट या जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए ए और बी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए अगर आप ध्यान से इस चीज को सोचें तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का, उसमें सीएफ तो हम निकाल चुके, हमें क्या करना है, हमें पीआई निकालना है एक तरह से। तो ये जो मेथड है, ये जो मेथड है एक्चुअल में ए और बी को निकालने वाला, यहां से एक्चुअल में हमें पीआई मिलेगा। क्या मिलेगा, पीआई मिलेगा। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो ए को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, ए इक्वल टू माइनस, यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर वी अपॉन डब्ल्यू इंटू डीएक्स प्लस C1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए को निकालने का। यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ए को फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिए, बी का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो ए और बी के फॉर्मूले में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है ना, ए के फॉर्मूले में और बी के फॉर्मूले, देखो यहां तो यहां आर वी अपॉन डब्ल्यू है, यहां आर यू अपॉन डब्ल्यू है, यहां माइनस साइन है, यहां प्लस साइन है, डीएक्स यहां पर कांस्टेंट C1 है, यहां पर कांस्टेंट C2 है। ये दोनों फॉर्मूले के बीच का डिफरेंस है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर आर क्या है। देखिए आर हमारे पास ये रहा, यहां से आर को उठा लेंगे, ठीक है ना, यहां से हम क्या करेंगे, आर को उठा लेंगे। जब हमने कंपेयर किया था तो हमने आर फाइंड किया था, तो आर मिल गया हमें।
चलिए उसके बाद आता वी। वी तो आप जानते हैं, वी ये रहा, वी को यहां से उठा लेंगे, है ना। अब ये अलग अलग क्वेश्चन में वी अलग अलग होगा, तो वी यहां से उठा लेंगे। चलिए और क्या बचा, डब्ल्यू। हाँ ये हमारे लिए है नया कॉन्सेप्ट यहां पर, डब्ल्यू रॉन्सियन जिसको बोला जाता है। देखिए डब्ल्यू का जो फॉर्मूला वो जरा ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है रॉन्सियन। लेकिन डब्ल्यू है क्या, देखिए डब्ल्यू क्या है, इसको जरा ध्यान से देखें। डब्ल्यू एक्चुअल में हमारा एक डिटरमिनेंट से मिलता है हमें, यू यहां पर होगा, ये वी होगा। अब यू और वी तो आप जानते ही हैं, है ना। यू और वी क्या है, ये रहा यू और वी, यू यहां से मिलेगा, वी यहां से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट के अंदर यहां यू और यहां पर वी रख देना है। उसके बाद यू के नीचे यू का डिफरेंशिएशन रखना है और वी के नीचे वी का डिफरेंशिएशन रखना है। और ऐसा करने के बाद ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको ओपन कर देना है, मतलब इसको फाइंड आउट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। और जब ये कैलकुलेट हो जाए तो आप उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। तो देखो आपने आर भी रख दिया, वी भी रख दिया, डब्ल्यू भी रख दिया, डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ऐसे यहां पर भी करना है, आर को पुट करिए, यू को पुट करिए, डब्ल्यू को पुट करिए और इसको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आएगा वो आपका बी होगा। और जब आप ए और बी दोनों को कैलकुलेट कर ले तो दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। और जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1 टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारा यहां पर वर्किंग स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम इस वर्किंग स्टेप को, इन वर्किंग स्टेप्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखो कुछ नहीं करना है, जो वर्किंग स्टेप आपको बताए हैं, है ना, जो स्टेप्स आपको बताए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक एक स्टेप को अप्लाई करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अप्लाई करके। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं। देखिए आपको याद होगा कौन से क्वेश्चन, देखिए हमने 6 केस पढ़े थे पीआई के। कितने केस पढ़े थे, 6 केसेस पढ़े थे पीआई के। उसमें से केस नंबर 6 जो लास्ट केस था हमारा, जनरल मेथड जिसको हम बोलते हैं, लास्ट वाला केस, ये उसी केस का क्वेश्चन है ना। आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने यहां पर किया था, यहां पर उसमें sec ax था और tan ax वाला मैंने आपको डीपीपी में दिया था और sec ax वाला मैंने आपको सॉल्व कराया था। यानी कि ये क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दे रखा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन वहां पर हमने किया था इसको मतलब अलग मेथड से, केस नंबर 6 था हमारा वहां पर, है ना। तो केस नंबर 6 में हम क्या करते थे, आपको मालूम होगा, वहां पर हम जो हमारे पास यहां पर इक्वेशन बनती थी, पहले उसके क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, याद है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। तो वहां पर अलग मेथड से किया था, यहां पर अलग मेथड से करेंगे। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 10x। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे PQR हेयर, और PQR में भी आप P और Q लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको सिर्फ R चाहिए। तो यहां से देखो R कितना आएगा, यहां पर R की वैल्यू है 10x। R की वैल्यू कितनी है, 10x। अगर आप P देखोगे, P यहां पर 0 है, Q यहां पर 1 है, लेकिन हमें P और Q की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हमारा देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ फाइंड PQR। PQR फाइंड करना था और मैंने बताया R ही आपको चाहिए मेनली, तो हमने R फाइंड कर दिया है, ये रहा हमारा R। स्टेप नंबर 2 फाइंड CF। स्टेप नंबर 2 क्या है, CF फाइंड करना है, CF फाइंड करना है। देखिए CF, अब देखो CF निकालते हैं। तो CF निकालने का तरीका तो वही है पुराना वाला, पहले इसको D की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो देखिए CF निकालना है, तो अब क्या करूंगा मैं, इसको यहां पर जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं D की फॉर्म में लिखूंगा, d स्क्वायर वाई प्लस 1 d स्क्वायर वाई प्लस
डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। इसमें से y को कॉमन ले लेंगे, तो y को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 10x। ये मेरे पास आ गया। अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं CF निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? CF। तो CF कैसे निकलता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है? y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, y के कोफिशिएंट को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए तो मैं यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए जरा ध्यान से, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इधर ध्यान दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आयोटा। ये हमारा डी के रूट्स हो गए। तो रूट्स कैसे आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। कैसे रूट्स आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। और जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो CF कैसे लिखा जाता है? अब जरा ध्यान दें, CF। तो CF देखिए कॉम्प्लेक्स रूट है, फॉर्मूला चलिए पहले लिख देता हूं एक बार, e की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स। ये हो गया फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अल्फा 0 है, बीटा कितना है, 1 है। तो यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा CF। तो देखिए e की पावर अल्फा, अल्फा 0 है तो e की पावर 0 1 ही होता है, और यहां पर cos बीटा 1 है तो यानी कि एक cos x आएगा। एक मिनट, मैं यहां पर फॉर्मूले में C1 और C2 नहीं लिखा है, तो C1 और C2 लिखना है, C1 और C2। अब देखिए जरा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x। और ये क्या हमारे पास CF आ चुका है, CF हमारे पास आ चुका है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि CF को कैसे हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है ना? तो CF को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है ना। C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। देखिए फॉर्मूले सब याद होने चाहिए आपको। अब आगे देखिए, चलिए CF हमारे पास आ गया। CF निकालने के बाद हमें क्या करना होता है उस पर भी अब जरा ध्यान देते हैं। देखिए CF तो हमने निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। CF 2 स्टेप पूरे हो गए हमारे। नाउ CF जो आपने निकाला उसके फर्स्ट पार्ट को U मानेंगे और सेकंड पार्ट को V मानेंगे। तो चलिए यहां पर हम चलते हैं। तो लेट U कितना आ गया भाई, U हमारे पास है cos x, U कितना है cos x, और V कितना है sin x, है ना। फर्स्ट पार्ट U हो गया, सेकंड पार्ट V हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया, U और V हमारे पास आ चुका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए U फर्स्ट पार्ट ऑफ CF जो कि cos x है, सेकंड पार्ट ऑफ CF जो कि sin x है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 4, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब जरा यहां पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिखूंगा। देखिए नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा, जल्दी से ध्यान दें, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू AU प्लस BV, है ना, B और V। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जरा देखिए कितना आएगा। y इज इक्वल टू A कितना है, A अभी हमें नहीं पता, U कितना है cos x, तो A cos x प्लस B और V कितना है sin x। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं क्या अज्यूम करूंगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1, अब देखो क्या करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको A और B निकालना है। क्या निकालना है, A और B। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ A एंड B। तो यहां पर A और B का फॉर्मूला लगाएंगे और A और B को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेयर A एंड B, तो अगली स्लाइड पे चलता हूं और A को कैलकुलेट करता हूं। ध्यान दीजिए, वेयर चलिए वेयर ए का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, माइनस R इंटू V अपॉन W
dx प्लस c1। ये हमारा फॉर्मूला है ए को कैलकुलेट करने का। देखिए माइनस आर इंटू वी अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स प्लस c1। यहां पर जो c1 है ये हमारे कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। a इज इक्वल टू माइनस, देखिए r कितना है, r को देखना पड़ेगा। r कितना हमारे पास, r 10x, ये रहा, ये क्या है, r है, 10x रख देते हैं इसकी जगह पर, 10x इंटू v कितना है, v को चेक करो, v कहां पर है, sin x है, v कितना है, sin x, तो इंटू में sin x, sin x अपॉन में w। अब w तो अभी हमारे पास है ही नहीं, w को कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर w को कैलकुलेट कर लेता हूं पहले ही। देखिए जरा w को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा w, देखिए w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट u कितना है, देखिए फॉर्मूला होता है u इंटू वी और u डैश इंटू वी डैश, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, u है cos x और v है sin x, उसके नीचे u डैश u cos x है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin का डिफरेंशिएशन cos x। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। देखो u लिखा, v लिखा, फिर इसके नीचे इस cos के नीचे cos का डिफरेंशिएशन, sin के नीचे sin का डिफरेंशिएशन। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहां पर देखिए जरा कितना आएगा, तो w इज इक्वल टू, इससे इसको करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स और इससे इसको करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन एक माइनस पहले से है तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहां से आपके पास w कितना आ रहा है, यहां से w की वैल्यू आ रही है आपके पास 1, कितनी आ जाएगी, 1 w आपके पास यहां से आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 कैसे आया w। चलिए पुट कर देते हैं, w की वैल्यू 1 है, कितनी है 1, चलिए प्लस c1। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। a इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, साइन को कन्वर्ट कर दीजिए साइन अपॉन कॉस में, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लोगों ने बहुत की है ये इंटीग्रेशन, है ना, तो आसानी से आप कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ऊपर आ गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस एक्स प्लस c1। अब ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। इस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो चलिए ऐसा ही लिख देते हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस c1। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। देखिए कैसे, a इज इक्वल टू माइनस, देखो ध्यान दो, अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस, अलग अलग करने पे 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉस एक्स आएगा और dx, ये आएगा अलग अलग होने पे। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको क्या करता हूं, माइनस, ये हो जाएगा आपका sec x और ये तो cos x ही रहेगा। और देखो अब ये इस फॉर्मेट में आ चुका है कि अब आप इसका इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हम हमेशा कोशिश यही रहती है कि फंक्शन को इस फॉर्मेट में लाया जाए जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। यहां पर मैंने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसी फॉर्म में ले आए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। भाई हमें sec x का इंटीग्रेशन भी पता है, हमें tan x का इंटीग्रेशन भी पता है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कितना होगा, हाँ, a इज इक्वल टू माइनस sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, देखिए sec x का इंटीग्रेशन होता है, सभी को मालूम होगा, sec x dx, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log sec x प्लस tan x, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को मैं कर देता हूं, यहां पर हमारे पास आ जाएगा log sec x प्लस tan x, ये sec का इंटीग्रेशन है, माइनस cos का इंटीग्रेशन, cos का होता है sin x, तो sin x
प्लस C1 प्लस C1 प्लस C1, ये तो हमारा चल ही रहा C1 साथ में। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। बस अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग sec x प्लस tan x और माइनस माइनस प्लस sin x प्लस C1। ये a आ चुका आपके पास। अब आपको क्या करना है, b को निकालना है। तो देखिए b कितना होगा, अब यहां पर जरा ध्यान दें ना, b के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्लस का साइन रहेगा, इंटीग्रेशन r इंटू यू अपॉन w dx प्लस C2, यही फॉर्मूला आएगा। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां से अब हम b को फाइंड आउट करते हैं। देखिए b कितना आएगा, तो b इज इक्वल टू r की वैल्यू, r कितना था, r हमारे पास 10x है, r कितना है, अगेन देखो फिर से यहां सब्स्टिट्यूट करो, r 10x है, u कितना है, u शायद cos होगा, हाँ u cos x है, तो 10x इंटू cos x अपॉन में w कितना है, w कितना आया था, w हमारा 1 आया था शायद, हाँ 1 आया था, और dx प्लस C2। बस अब इसको सॉल्व कर देना, कुछ नहीं है। तो यहां पर जरा देखिए, tan को फिर से साइन अपॉन कॉस लिखूंगा, तो साइन x इंटू कॉस एक्स और अपॉन में कॉस एक्स, ये तो आसान हो गया, dx प्लस C2, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास अब देखो b कितना आया, ये आया साइन x dx प्लस C2, और साइन x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं माइनस कॉस x और प्लस में C2। तो मेरे पास a आ चुका, मेरे पास b आ चुका है ना, और जब a और b दोनों आ गए तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। a ये रहा और b ये रहा। नाउ पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कहां हमारे, ये रहे, यहां पर a और यहां पर b की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो अब आगे देखिए, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। आपको अब कुछ नहीं करना, a और b को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। चलिए a और b में इक्वेशन, a और b को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू, इक्वेशन थी क्या हमारी, शायद इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूं, a cos x प्लस b sin x है, a cos x प्लस b sin x, इसमें पुट करना है a और b को। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए a कितना है, a को देखो, a ये लिखा माइनस लॉग cos x प्लस 10x, माइनस लॉग sec x प्लस 10x है ना, माइनस लॉग sec x प्लस 10x, और क्या है इसके साथ में, sin x प्लस C1, sin x प्लस C1, ये हमारा है। ये तो a की वैल्यू हो गई, प्लस अब b देखो जरा, b कितना था, b था हमारा माइनस cos x प्लस C2, माइनस cos x प्लस C2 और इसके बाहर है sin x। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू, अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखिए एक मिनट, यहां पर a की वैल्यू मैंने पुट की और मल्टीप्लाई में, हाँ यहां पर भी मल्टीप्लाई में कितना आएगा, देखिए ये तो a की वैल्यू आई ना, मल्टीप्लाई में cos x भी तो है, प्लस b की वैल्यू क्या थी, माइनस cos x प्लस C2, ये जरा ध्यान रखना है ना। और इसके बाहर कितना था, sin x, बोलो समझ में आ गया, बाहर कितना था, sin x। हाँ अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब यहां पर कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देना, देखो इस cos को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग sec x, माइनस लॉग sec x प्लस 10x, और मल्टीप्लाई में आएगा cos x, उसके बाद प्लस sin x cos x, cos का साइन का मल्टीप्लाई, प्लस C1 cos x,
प्लस आगे देखो साइन और कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान से देखने पे देखो ये प्लस में लिखा और ये माइनस में लिखा, कैंसिल आउट हो गया। दूसरा अगर आप इसमें देखो C1 cos x और C2 sin x भी आ रहा है जो कि हमारा CF था ऑलरेडी, देखो CF हमारे पास आ गया। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपका CF हमेशा मिलेगा आपको। तो जब आपको CF दिखाई दे रहा है साफ साफ तो आपको CF को पहले ही लिखना और ये आपको सभी क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो इसका मतलब C1 cos x प्लस C2 sin x को मैं लिख दूंगा पहले क्योंकि ये मेरा CF है। बचा क्या? बचा आपके पास ये वाला पार्ट है ना, यही पार्ट तो बचा भाई, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये और उसको लास्ट वाले को आपने लिख दिया तो आपके पास बचा ये माइनस का log sec x प्लस tan x और इनटू में cos x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो CF है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का PI है। तो देखो हमने PI नहीं निकाला लेकिन फिर भी हमें PI पता चल गया। बात समझ में आ रही है ना भाई, पहले क्या होता था CF प्लस PI सॉल्यूशन होता था ना, तो ये हमारा CF और ये क्या हमारा PI है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप जनरल मेथड से जो पहले हमने पढ़ा था अगर आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से करते हैं तो ये क्वेश्चन जितना अभी लेंथी है इससे ज्यादा लेंथी भी है और कैलकुलेशन भी ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास चॉइस है, अगर आपके पास चॉइस है तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन वहां पर टफ हो जा रहे थे, जैसे वहां पर देखिए कौन से क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जा रहे थे, जैसे जनरल मेथड के क्वेश्चन बड़े हो जाते थे है ना, या एक दो क्वेश्चन और थे जहां पर e की पावर x sin x आता था, वो क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी हो जाते थे। तो जो क्वेश्चन वहां पर लेंथी हो जा रहा है उस क्वेश्चन को आप यहां पर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चन की लेंथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इसलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मेथड से आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में किए हैं। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था ये किसका था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का ये क्वेश्चन था। बात समझ में आ रही है ना। और देखिए उसके बाद हमने वहां पर पढ़ा था आयलर कॉची इक्वेशन। आप आयलर कॉची इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कॉची आयलर इक्वेशन और भी जितने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें CF निकाला जा सकता है वो सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखें ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, जो हमने सॉल्व किया यहां पर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ भी चुका है। देखो अप्लाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है। ठीक है। हाँ, कौन से केस का क्वेश्चन बनेगा ये? अगर आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें तो ये भी जनरल मेथड में आ जाता है। किसमें आ जाता है? लास्ट वाला केस, केस नंबर 6। यानी कि उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। चलिए अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो डी स्क्वायर माइनस 1, ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y का कोफिशिएंट डी स्क्वायर, यानी कि d2y/dx स्क्वायर लिखा है और ये क्या लिखा है? माइनस का y लिखा है। इसका मतलब यहां पर p है नहीं, p 0 है और q की वैल्यू -1 है और ये राइट साइड में लिखा हुआ r है। तो हमें तो केवल r से मतलब होता है। तो हेयर r इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस e की पावर -2x की होल पावर -1/2, होल पावर -1/2। ये हमारे पास आ गया r। तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया कि गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और वहां से PQR निकालो। तो PQR की जरूरत नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं, R हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से थी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ CF। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए जरा यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी भाई, पहले से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है।
और डी की फॉर्म में भी दे रखा है, तो सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, यहां से CF लिखेंगे। देखिए CF, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए CF कितना होगा। देखिए रूट्स जो है वो रियल और डिफरेंट है, और रियल और डिफरेंट रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, है ना। C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x। अब जरा ध्यान देना, यहां पर m1 कितना है 1 और m2 कितना है -1, तो m1 को 1 ले लेते हैं और m2 को -1, तो यहां से हमारा CF आ जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x, ये मेरे पास आ गया CF। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया ना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, CF के एक पार्ट को U मान लेना और दूसरे पार्ट को V मान लेना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लेट U इज इक्वल टू e की पावर x और V इज इक्वल टू e की पावर में -x। ये U हो गया और ये V हो गया, दोनों को मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया। इसको U और V मानने के बाद अब हम लिखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा ना। स्टेप नंबर, नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, स्टेप नंबर 4। देखिए कितने स्टेप पूरे हो गए हमारे, जरा ध्यान देंगे। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हमने लिख गया। हम आगे 4th स्टेप पे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। तो चलिए 4th स्टेप लिखते हैं अपना। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू AU प्लस BV, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। और यहां पर हमारे पास U और V हमारे पास है, तो मैं यहां पर U और V को पुट कर देता हूं। तो U कितना है e की पावर x प्लस B और e की पावर -x, ये हमारे पास क्या आ गया, U और V आ गया। बोल बात समझ में आ रही है, U और V। अब आगे देखिए, यहां पर हमारे पास, अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, अब हमें यहां पर जो A और B है इनको कैलकुलेट करना है। A और B को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और A और B को कैलकुलेट करने से पहले हम W को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि W की भी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के। तो मैं यहां पर W निकाल लेता हूं। तो देखिए W क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ U डैश V डैश, वैल्यू पुट करिए। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, U कितना है e की पावर x और V कितना है e की पावर में -x। उसके बाद U का डिफरेंशिएशन, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। e की पावर -x का डिफरेंशिएशन e की पावर -x ही होगा, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कितना आएगा W। तो W इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में e की पावर x, e की पावर -x, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x इंटू e की पावर -x। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो ये e की पावर में x है, ये e की पावर में -x है। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो आगे देखिए, तो हमारे पास जो W आ जाएगा वो क्या आएगा, माइनस e की पावर में x माइनस x माइनस e की पावर में -x प्लस x। भाई जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x माइनस x और x माइनस x हमारे पास यहां से आ जाएगा। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू माइनस e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, और कुल मिला के यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाए, e की पावर 0 सब जानते हैं कि 1 होता है, तो -1 यानी कि W मेरे पास आ गया यहां पर -2। तो W कैसे निकाला, सबको समझ में आ गया। W आ गया मेरे पास -2। तो अब मेरे पास सारी चीजें हैं। अब मैं यहां पर A और B निकाल रहा हूं ना। A का फॉर्मूला, तो A का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, A इक्वल टू, देखिए
ए का फॉर्मूला होता है आर इंटू वी माइनस में अपॉन में डब्ल्यू dx प्लस c1। ये हमारे पास r का फॉर्मूला होता है माइनस में आर वी अपॉन डब्ल्यू इंटू dx। ठीक है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो था वो यही था। देखिए इसके बाद a लिखेंगे माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चलिए अब जल्दी देखिए जरा, यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू क्या क्या है हमारे पास ना, a इक्वल टू माइनस आर कितना था, आर को देखना पड़ेगा, आर कितना निकाला हमने, आर हमारे पास ये है 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2। क्या यही था आर? 2 1 माइनस 2 1 माइनस ए की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2 आर आ गया। उसके बाद हमारे पास v e की पावर माइनस x है, e की पावर v की वैल्यू e की पावर में माइनस x अपॉन w कितना है -2 प्लस c1। अब यहां पर देखो माइनस से माइनस जो हो गया वो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां पर जो 2 से 2 है वो भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, a इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास देखिए, अब जरा ध्यान देना, इसकी पावर माइनस 1/2 है इस ब्रैकेट की। मैं एक काम करता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, इसकी पावर प्लस 1/2 कर देता हूं, तो ऊपर क्या बचेगा e की पावर में माइनस x और यहां पर dx अपॉन ये जब नीचे आएगा तो नीचे आके अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। बोलो बात समझ भाई? ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस की 1/2 होगी, और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है रूट, तो मैंने सीधे रूट लगा दिया dx प्लस c1। अब यहां पर इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे क्लास 12th में। देखो जरा ध्यान से देखो कैसे करते हैं, e की पावर माइनस एक्स अपॉन dx अंडर रूट, देखो e की पावर माइनस 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस e की पावर में माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिखेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, e की पावर माइनस 2x ही आ जाएगा। अब जरा यहां पर करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। अभी हमारा क्वेश्चन बनेगा सब्स्टिट्यूशन का, क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो पुट e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt, और यहां तो मेरे पास प्लस में है तो माइनस को दूसरी साइड ले जाओ, तो e की पावर माइनस x dx की जगह आ जाएगा dt। तो चलिए इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर आ जाएगा dt, e की पावर माइनस x dx की जगह माइनस dt, माइनस को बाहर निकाल देता हूं, अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस e की पावर माइनस x की जगह t रखेंगे तो 1 माइनस का टी स्क्वायर आ जाएगा। और यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ चुका है। देखिए ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैंने लिखवाया भी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स। यहां पर एक्स की जगह टी है, तो यहां से मुझे ए मिलेगा, ए इज इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स टी, और यहां सभी जगह चल रहा है C1 प्लस का C1, साइन इनवर्स टी प्लस C1। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिए, तो a इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स टी, कितना था t मेरे पास है e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर में माइनस एक्स प्लस C1, ये मेरा यहां से आ गया। अब आगे देखिए तो a मेरे पास आ चुका। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां से निकालना है p, तो a आ गया मेरे पास। बोलो सभी को समझ में आया a को कैसे कैलकुलेट किया, माइनस में साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स प्लस C1, ये हमारे पास आ चुका है a।
अब हम निकालेंगे b। तो b के लिए क्या फॉर्मूला है, जरा b का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। देखिए b के लिए फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ आर यू, यहां पर था आर वी, यहां पर आ जाएगा आर यू अपॉन में w dx प्लस में c2। वैल्यू पुट करें तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r, कितना है r तो सेम ही है हमारे पास, कहां गया 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2 इंटू यू कितना है, u हमारे पास था e की पावर x, यहां पर इस बार प्लस में है, और अपॉन में w कितना आया था -2 और dx और प्लस में c2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस नहीं कैंसिल हुआ इस बार, तो बाहर तो माइनस आ जाएगा, और इसको मैं फिर से नीचे ले आता हूं तो ऊपर देखो e की पावर x dx और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस e की पावर में -2x, ये मेरे पास आ जाएगा, और प्लस में c2। लेकिन इस बार प्रॉब्लम पहले की तरह नहीं है, यहां पर अगर मैं e की पावर -x को t मानूं तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस e की पावर -2x को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो b इज इक्वल टू देखिए b इज इक्वल टू माइनस साइन एक तो हमारा ध्यान रखना, बाहर माइनस है, और e की पावर x dx अंडर रूट में 1 माइनस e की पावर में -2x, यही था ना, हाँ, प्लस में c2। चलिए अब इसको देखो आगे पहले सॉल्व करते हैं। हाँ यहां ध्यान दीजिए क्या करेंगे, b इज इक्वल टू माइनस e की पावर x dx। देखो नीचे जो अंडर रूट में लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये e की पावर -2x था, इसको मैंने 1 अपॉन e की पावर 2x कर दिया, पावर प्लस में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे e की पावर x dx अपॉन, एलसीएम लेने पे अंडर रूट में एलसीएम लेना है, जरा ध्यान दीजिए। तो अंडर रूट में जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा आपका, e की पावर 2x एलसीएम आ जाएगा, तो ये e की पावर 2x -1 आ जाएगा, e की पावर 2x -1। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए अब यहां से क्या करेंगे, माइनस, देखो ये e की पावर 2x का अंडर रूट, अगर आप ध्यान देना इधर, अगर मैं आपसे कहूं e की पावर 2x इसका रूट कितना होगा, तो इसका रूट e की पावर x होगा। क्यों हुआ, क्योंकि e की पावर 2x को आप e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट से बाहर आ जाएगा भाई, e की पावर x का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहां पर भी ये रूट से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, e की पावर x dx अपॉन अंडर रूट में e की पावर 2x -1 अपॉन में e की पावर x। बोलो समझ में आ गया। और ये e की पावर x कहां जाएगा, सबसे ऊपर। तो अब मैं इसको ले जाता हूं ऊपर, देखिए चलिए ऊपर लेके जाते हैं इसको। देखिए तो हमारे पास b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस e की पावर x ऊपर जाएगा तो e की माइनस में e की पावर x dx, और नीचे आ जाएगा रूट में e की पावर 2x -1, और इसके साथ में क्या चल रहा है, प्लस में c2 और प्लस में c2। बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ऊपर e की पावर x 2 बार आ रहा है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो माइनस e की पावर 2x dx अपॉन में अंडर रूट में e की पावर 2x -1 और प्लस में c2 आएगा। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, पुट e की पावर 2x -1 पूरे को पुट करेंगे, और इसको t भी मान सकते हैं और t का स्क्वायर भी मान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगर रूट में कोई वैल्यू लिखी है और उसका हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो उसको आप टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, टी स्क्वायर। आप टी मानना चाहें तो टी भी मान सकते हैं।
डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2x का 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x आ जाएगा, 1 का 0, इसका 2t और dx भी आएगा, इसका 2t और dt, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप e की पावर dx की जगह क्या लिख सकते हैं, t dt। तो देखिए अब आपके पास b कितना आ गया, b इज इक्वल टू माइनस टी डी टी अपॉन अंडर रूट में टी स्क्वायर, और इसमें से t बाहर आ जाएगा, और यहां पर प्लस c2 तो हमारा चल ही रहा है, तो यहां से देखिए b इज इक्वल टू माइनस तो टी डी टी अपॉन टी प्लस c2, और t से t हो गया कैंसिल। अब आगे देखिए, यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस c2, तो b की वैल्यू यहां से आ गई माइनस टी प्लस c2, और t कितना था, e की पावर माइनस 2x माइनस 1, तो यहां से मेरे पास आ गया माइनस, देखिए t देखो ध्यान से, ये टी स्क्वायर है, t निकालोगे तो रूट में आएगा, यानी कि b आ गया माइनस में अंडर रूट e की पावर 2x माइनस 1 और प्लस में c2, तो हमारे पास b आ चुका, हमारे पास a भी आ चुका। अब हम b और a को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a और b को, जैसे आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे a और b को, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, देखिए y इज इक्वल टू कितना था हमारा इक्वेशन नंबर 1, a e की पावर x प्लस b e की पावर साइन x, a e की पावर x प्लस b e की पावर में साइन x। चलिए यहां पर अब पुट कर देते हैं वैल्यू को, देखो y इज इक्वल टू a कितना था, a हमारे पास आया, ये तो b है, a माइनस में साइन इनवर्स e की पावर माइनस x, माइनस में साइन इनवर्स e की पावर में माइनस x प्लस c1, ये a है, इसके बाहर पुट करेंगे e की पावर x प्लस, अब b को पुट करने जा रहे हैं, b हमारे पास आया माइनस में, ये रूट की जगह मैं पावर ही लगा देता हूं 1/2 माइनस में कितना था, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x माइनस 1 की होल पावर 1/2 प्लस c2, और इसके बाहर कितना है, e की पावर में माइनस x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो y इज इक्वल टू ये इसके साथ आएगा, तो माइनस में e की पावर x साइन इनवर्स e की पावर में माइनस x प्लस c1 e की पावर x। अब यहां इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर में माइनस x, e की पावर में 2x माइनस 1 की होल पावर 1/2 प्लस c2 e की पावर में माइनस x। अब आपको यहां साफ साफ अपना cf दिखाई दे गया होगा, है ना, इसको और इसको मिला के क्या बन जाएगा, cf। तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस, अब ये दोनों पार्ट बचे हमारे पास, इनको लिख लेंगे माइनस, तो ये cf हो गया, बचा हुआ pf pi हो गया, e की पावर x साइन इनवर्स e की पावर में माइनस x माइनस e की पावर में माइनस x और e की पावर में 2x माइनस 1 की होल पावर 1/2। तो ये हमारे पास फाइनली यहां से आंसर आ गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, इसका फाइनल आंसर आ गया है, और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा इसमें मेहनत करनी है आपको। बहुत देखिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर स्टेप एकदम फिक्स है, स्टेप क्या है, एकदम फिक्स है, कुछ नहीं करना आपको, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारा यहां पर देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, यूज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो मेथड है उसको अप्लाई करना है।
तो जरा ध्यान दीजिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है। कौन से केस में आ चुका है? ये आ चुका है कॉची आइलर इक्वेशन में। देखिए अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए वो थे हमारे एलडीई के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्चुअल में है आइलर कॉची इक्वेशन का। आइलर कॉची इक्वेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन वहां पर अगर हम करते हैं आइलर कॉची इक्वेशन में तो ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहां पर थोड़ा सा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आसान भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आसान होती है। देखिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जो कैलकुलेशन होती है वो आसान होती है, आप देख चुके हैं, ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। देखिए y डैश का मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो x स्क्वायर y डबल डैश x स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ये मेरे पास क्वेश्चन है ना, ई की पावर में एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में x। अब इसको आगे देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड देखिए y डबल डैश का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो डिवाइड इट बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको। देखिए यहां डिवाइड करेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा, y डबल डैश प्लस देखिए यहां पर अगर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि x ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे, तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, y डैश माइनस यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा y के साथ में, क्योंकि यहां पर x है ही नहीं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ई की पावर x आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जरा यहां पर ध्यान दें, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें r चाहिए। r तभी मिलेगा जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से देखिए अब r कितना हो जाएगा ना, यहां पर हेयर r इज इक्वल टू, r क्या होता है राइट साइड, तो r इज इक्वल टू हो गया e की पावर x, तो r की वैल्यू e की पावर x आ गई, तो r पता चल गया। तो ये चीज ध्यान रखें आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले, और कन्वर्ट करने के बाद r को चेक करें कि r है कितना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2, अब आपको निकालना CF। अब CF कैसे निकालेंगे यहां पर? अब जरा ध्यान देना, CF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यूज करनी पड़ेगी यहां पर कॉची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है? ये कॉची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें कॉची आइलर वाला ही मेथड यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा CF को कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? तो आइलर कॉची मेथड को यूज करते हैं यहां पर और CF निकालते हैं। चलिए तो क्या होता था कॉची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते थे CF को वहां पर। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, तो आप यहां पर लिखेंगे क्या? ये क्या है? नाउ ये हमारे पास आइलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब यहां पर समझिए जरा, गिवन सिंस, यहां पर लिखेंगे आप सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं DE, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज आइलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है? वो आइलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें उसी का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसको? क्या करते थे हम वहां पर x को z में कन्वर्ट करते थे। किसमें कन्वर्ट करते थे? z में ना। पुट, उसके लिए हमें क्या करना होता था? पुट x इक्वल टू e की पावर z, e की पावर z, सो दैट z इक्वल टू log x, z इक्वल टू में log x। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? हम x को z में कन्वर्ट कर रहे हैं। x में z कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है आइलर कॉची इक्वेशन में? x को e की पावर z पुट करो जिससे कि z आपका log x हो जाए। चलिए अब यहां पर आगे देखिए, उसके बाद हम क्या करते थे? x dy बाई dx की जगह पर पुट करते थे dy, है ना, और x स्क्वायर d2y अपॉन dx क्यूब dx स्क्वायर को पुट करते थे
डी इंटू डी माइनस 1 वाई, और यहां पर वेयर, यहां पर जो ये हमारे पास डी है ये एक्चुअल में होता है डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी एक्स नहीं होता, डी अपॉन डी जेड होता है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूं मैं। तो देखिए 1 में पुट करने के बाद क्या बनेगा, ये एक्स वाई डबल डैश है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहां पर मैंने d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख दिया और यहां पर y डबल डैश है। आप इसकी जगह y डैश, इसकी जगह y डबल डैश भी लिख सकते हैं। चलिए जो गिवन है मैं उसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहां पर हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर के फॉर्मेट में गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस फॉर्मेट में गिवन है उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये एक्स वाई डैश हो गया dy, और ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश हो गया डी इंटू डी माइनस 1 वाई, और यहां पर जो डी है वो क्या है, डी बाई डी जेड है। चलिए अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं ये सारी वैल्यूज को, देखिए जरा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डी इंटू डी माइनस 1 वाई, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, ये हमारा आ गया किसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे। नाउ प्लस एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश के प्लेस पे क्या आएगा, डी वाई आएगा, डी वाई, और क्या आ गया माइनस वाई, माइनस वाई तो ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। तो y को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा डी डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 1 माइनस 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर में x। अब आगे देखें जरा, देखिए यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा y एक्स स्क्वायर ई की पावर x। d से d कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास बचा डी स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर में x। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये हमारे पास कैसी इक्वेशन आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हम इसका CF निकाल सकते हैं, इसका CF हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, तो y के कोफिशिएंट को 0 रख दीजिए, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए अगर आप ध्यान दें तो जो हमारी आइलर कॉची इक्वेशन होती थी वहां पर भी हम क्या करते थे, हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारी जो आइलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आपने देखा यहां पर जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये आइलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन थी। जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन किए, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई। अब हम यहां पर CF निकालेंगे, तो इसके लिए हम डी स्क्वायर माइनस 1 को रखेंगे 0, तो यहां से हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ये हमारी यहां से क्या आ गई, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही आसानी के साथ हम यहां से डी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा आगे देखिए, तो यहां से ध्यान दें, तो CF कितना आ गया ना, CF हमारे पास आ जाएगा C1, रियल एंड डिफरेंट रूट आ रहे हैं, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। लेकिन ये x नहीं होगा, ये z होगा। क्या होगा, यहां पर हमारे पास देखिए हमने क्या करा था, x की जगह e की पावर z पुट करा था और z की जगह log x। तो एक मिनट, इधर राइट साइड में मैंने पुट नहीं किया तो उसको पुट कर देते हैं। देखिए जो हमारी राइट साइड है, ध्यान दीजिए, राइट साइड में इक्वेशन की राइट साइड क्या थी, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा e की पावर 2z, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, e की पावर 2z, और e की पावर x की जगह आ जाएगा z, यानी कि राइट साइड में, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, e की पावर 2z और क्या था, x स्क्वायर की जगह आ गया x की जगह ठीक है, e की पावर x। अब यहां पर e की पावर x है, e की पावर x में आप क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे e की पावर z लिखेंगे, तो e की पावर z आ जाएगा।
तो यहां पर यही चलेगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें राइट साइड का यूज करना ही नहीं है। e की पावर 2z e की पावर में z, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दीजिए एक बार बस। चलिए अब यहां जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, x नहीं आएगा, क्या आएगा, z आएगा। तो CF इक्वल टू C1 e की पावर में z प्लस C2 e की पावर में माइनस z, क्योंकि हमारा वेरिएबल z है, क्या है, वेरिएबल z है। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए CF z की वैल्यू पुट करो, C1 z कितना था, z था हमारा log x, तो C1 e की पावर में log x प्लस C2 e की पावर में माइनस का log x। बोलो ये बात समझ में आ गई, e की पावर में log x और C2 e की पावर में माइनस log x। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, CF इज इक्वल टू C1, देखो e की पावर में log x मतलब e की पावर में log x, देखिए अगर e की पावर में log x लिखा है तो ये फॉर्मूला हमारा होता है, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि e की पावर में log x अगर लिखा है तो इसका आंसर x ही आएगा, मतलब log के आगे जो भी लिखा वही उसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो गया x। इसी तरह से यहां पर C2 e की पावर, देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं log और x की पावर में -1, क्योंकि log में फॉर्मूला होता है कि ये पावर यहां चली जाती है माइनस वाली। चलिए अब यहां पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, तो CF इज इक्वल टू C1x प्लस C2 x की पावर -1 आ जाएगा, तो ये आया हमारा CF। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्या आ गया, हमारा CF आ गया। अब CF आने के बाद क्या करना है, देखिए CF आने के बाद हमारा CF हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके एक पार्ट को U मान लेंगे और एक पार्ट को क्या मान लेंगे, V। तो यहां पर लेट U इज इक्वल टू x और v इज इक्वल टू 1/x। v इज इक्वल टू एक्चुअल में x की पावर -1 है, तो यहां से v इज इक्वल टू 1/x आ जाए, तो हमारे पास x भी आ गया, सॉरी हमारे पास u भी आ गया, u कितना x है और v कितना है 1/x है। तो हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो गए, हमने u निकाल लिया, v निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहां पर जरा ध्यान दें, अब हम क्या लिखेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखने का क्या तरीका है, जरा ध्यान देंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो हमारा होता है y इज इक्वल टू AU प्लस B इंटू वी, और यहां से वैल्यू को पुट कर दें। देखिए वैल्यू क्या क्या हमारे पास, वैल्यू AU, U कितना है x, तो AX प्लस B, V है 1/x यानी कि B/x, ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या करना है, अब यहां से सिर्फ मुझे A और B को कैलकुलेट करना है, और A और B को लाके मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। उससे पहले आप W निकालिए, फिर A निकालिए, फिर क्या निकालिए, B। तो A, B और W जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है। इसके बाद तो सबसे पहले चलिए इसमें W कैलकुलेट कर लेते हैं। W कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, W डिटरमिनेंट U V और U डैश V डैश, वैल्यू पुट करें। U कितना है, X है, और V कितना है 1/x है, और यहां से U डैश X का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x²। इस डिटरमिनेंट को अगर आप यहां से ओपन करेंगे तो आपको W मिल जाएगा। देखिए W कितना मिलेगा, जरा ध्यान दें। W इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन को ओपन करें, सॉरी डिटरमिनेंट को ओपन करें, x इंटू माइनस का 1/x², x इंटू माइनस का 1/x², x इंटू माइनस का 1/x² और 1 इंटू 1/x, माइनस में 1 इंटू 1/x। सॉल्व करें कितना आएगा, देखिए यहां एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 1/x और ये भी माइनस में 1/x। इसका मतलब W आपके पास आ गया माइनस में 2/x। ये क्या आ गया आपके पास, W की वैल्यू आ गई। W के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे A और B। नाउ A कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए, A माइनस RV/W और यहां आ जाएगा dx
प्लस C1। अब तो बहुत आसान हो गया, सिर्फ कैलकुलेट करना है जल्दी से। देखिए तो A इज इक्वल टू माइनस में R कितना है, R को देखिए चेक करते हैं, R कितना निकाला था हमने, R e की पावर x है, e की पावर में x, और v कितना है, v को ध्यान दीजिए जल्दी से 1/x, तो ये है 1/x, तो 1/x, x नीचे आएगा dx, और नीचे w था, w कितना आया है माइनस का, एक मिनट दोबारा से लिखता हूं, देखिए माइनस r कितना था e की पावर x इंटू 1/x, v कितना है 1/x, डिवाइडेड बाई w हमारे पास है -2/x। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर देखो 1/x -2/x, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, a इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस C1, ये हमारे पास बचा है ना, प्लस में C1। अब आगे देखिए तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई e की पावर x/2 प्लस C1, ये हमारे पास आ गया a, कितना आ गया, a आ गया। अब निकालते हैं b, तो b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहां पर माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, r u/w dx प्लस में C2, ये हमारा r का b का फॉर्मूला हो गया। यहां पर वैल्यू पुट करिए, देखिए r कितना है, r हमारे पास e की पावर x है, u कितना ux है, देखिए ध्यान दीजिए ux है, तो इसकी जगह x आ गया, अपॉन में अब यहां पर w की जगह हम पुट करेंगे -2/x, तो ये माइनस का 2/x आएगा और प्लस में C2 आएगा। अब यहां पर जरा जल्दी से देखें तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये x ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेगा, तो यानी कि -1/2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर x प्लस C2 आएगा। अब इसको आगे देखें कैसे इंटीग्रेट करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहां पर देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, -1/2। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए चलिए ये हमारे पास x स्क्वायर e की पावर x dx प्लस C2 है, प्लस C2। अब जरा देखो यार ध्यान से, देखिए इसमें क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन भाई आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, अब इसमें आइलेट रूल लगा देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, तो मैं यहां पर आइलेट रूल लगाऊंगा, तो आइलेट मेथड सभी को आता है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को करने का देखिए क्या तरीका होता है, देखिए सभी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना आता है, हालांकि यहां पर एक शॉर्ट मेथड भी लग जाएगा, शॉर्ट मेथड जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है उसमें अगर दो में से एक फंक्शन टर्मिनेटिंग हो, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर टर्मिनेटिंग है, इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, दूसरी बार करेंगे 2 आ जाएगा और तीसरी बार में 0 आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन जो टर्मिनेटिंग है, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, अगर दो में से कोई एक ऐसा फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप करते हैं तो वो शॉर्ट मेथड से भी, शॉर्ट ट्रिक से, मतलब कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है। देखिए कैसे, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे और दूसरे फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। बाकी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और आप लोगों को सबको आता है, आप प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो देखो करना क्या है शॉर्ट ट्रिक में, पहले आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, अब देखो ये प्लस था, अब पहले माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, साइन ऑल्टरनेट आएंगे, प्लस माइनस ऐसे चलेगा, माइनस साइन आ गया। अब क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2x और दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन, फिर से उसका x e की पावर x ही होगा, ठीक। इसके आगे फिर से प्लस साइन लगाएंगे, देखो प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, अब आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन, अब ध्यान देना, अब इसका नहीं करना डिफरेंशिएशन, अब इसका करना, 2x का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, प्लस में C2। बाकी आप अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉपर तरीके से लगाते हैं तो आपका यही आ जाएगा। चलिए अब यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो बाहर 1/2 लिखा है
तो b इज इक्वल टू -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x²/2 e की पावर x आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x e की पावर में x। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x e की पावर x। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा पहले तो, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बचेगा e की पावर में x। ठीक है ना, e की पावर में x और प्लस में c2। तो ये मेरे पास आ गया b। तो a मेरे पास आ चुका, b मेरे पास आ चुका। मैं क्या करूंगा, a और b को दोनों को पुट कर दूंगा। कहां पर? पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये रही, यहां पर ax प्लस b अपॉन x इसमें पुट करेंगे। तो चलिए देखिए जरा कितना आ जाएगा ना। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। देखिए कितना आएगा 1 में पुट करने के बाद। देखिए y इज इक्वल टू, ये तो हमारा ax प्लस b अपॉन x, इसमें पुट करना है a और b, है ना, b इंटू 1 अपॉन x। चलिए पुट करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू a कितना है, a हमारे पास है e की पावर x अपॉन 2 प्लस c, e की पावर x अपॉन 2 प्लस c1, और इसके साथ आएगा x। क्या आएगा? x। चलिए उसके बाद b कितना है, x² अपॉन 2 माइनस में x² अपॉन 2 e की पावर x माइनस 1 x² अपॉन 2 e की पावर x प्लस x e की पावर x, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c2। ये मेरे पास आ गया। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाहर कितना है, 1 अपॉन x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें बस। तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2, x के मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर में x आ जाएगा, प्लस c1x आ जाएगा। यहां पर देखो माइनस, देखिए ये 1 अपॉन x है, ये x² है, तो आपका बचेगा x माइनस x अपॉन 2 e की पावर x आ जाएगा। देखो एक x से एक x कट जाएगा, माइनस x अपॉन 2 e की पावर x। यहां पर प्लस x से x कट जाएगा, e की पावर x आएगा, और ये माइनस e की पावर में x अपॉन x आएगा, प्लस में c2। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, है ना। बचा क्या आपके पास, c1x प्लस c2x, c2 अपॉन x, यहां x मल्टीप्लाई होगा c2 अपॉन x, और यही आपका cf भी था। इसके अलावा आपके पास बचा ये दो टर्म। इन दोनों टर्म में से e की पावर x को मैं अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1 अपॉन x e की पावर x आ जाएगा, और यही आपके लिए क्या होगा, फाइनल आपका आंसर होगा, है ना। तो बहुत आसान है फाइनल आंसर को कैलकुलेट करना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो स्टेप है उन स्टेप को 1 बाय 1 अप्लाई करते चले जाना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये 3 आपके लिए डीपीपी के क्वेश्चन है, जैसे मैंने करा है बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप इसमें देखोगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अगेन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो कहने का मतलब ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक इंपॉर्टेंट मेथड है ना, और बहुत आसान मेथड है। और अगर आप बात करें एकेटीयू एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की, तो वहां पर एक क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से 100% आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको इस स्टेप पे फोकस करना है। ठीक है ना। तो अभी आप इन डीपीपी को सॉल्व करिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, और आपको जितनी डीपीपी दी गई हैं उन सबको आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत जल्द सभी का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।